हेलो एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में हम 18 दिसंबर संडे के न्यूज आइटम्स देखेंगे। तो इस संडे के न्यूज आइटम्स ज्यादा होते हैं, ये 14 न्यूज आइटम्स है, इसलिए क्योंकि इसमें इवन साइंस एंड टेक रिलेटेड न्यूज और हेल्थ रिलेटेड काफी सारे न्यूज आइटम्स आर्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए संडे थोड़ा हैवी हो जाता है न्यूज में। बट एनीवे इट्स इंटरेस्टिंग। पहला है साइक्लोन वर्धा। तो साइक्लोन वर्धा जो हमने डिस्कस किया है, चेन्नई में ये स्ट्राइक हुआ था और इसकी वजह से काफी डिस्ट्रक्शन हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड्स थे यहाँ, जिसकी वजह से एक पॉइंट ये भी था, हमने डिस्कस किया था कि काफी सारे ट्रीज अप्रूट हो गए थे। तो ये ट्री कवर जो अप्रूट हुआ है, ओवर 1 लाख ट्रीज अप्रूट हो चुके हैं। और चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये टारगेट था, नोटिफिकेशन उन्होंने लाया था 2014 में, ये रेजोल्यूशन पास किया था कि वो अपना ट्री कवर 6.5% से 33% तक लेकर आएगी चेन्नई सिटी में। तो ये अब और डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ट्री लॉस हो चुका है। और साइंटिस्ट ने तभी भी कहा था कि अभी कहा है कि इसकी वजह से टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा चेन्नई में। तो वो बात भी एक पॉइंट है, क्योंकि ट्री कवर्स लॉस होने की वजह से भी टेम्परेचर राइज होता है। दैट ब्रिंग इन कूलिंग अप, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन जो होता जाता है ट्रीज की वजह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रिवेलेंट होगा एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर्स राइज होते हैं। तो एक सजेशन तभी भी आया था कि प्रूनिंग ऑफ ट्रीज होना चाहिए। प्रूनिंग ऑफ ट्रीज मतलब कटिंग द एक्स्ट्रा फॉलिएज जो है, ब्रांचेस, लीव्स है जो, वो उनको कट कर देंगे अगर, तो ट्री का स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि वो स्ट्रॉन्ग विंड्स को विथस्टैंड कर सके, गिर ना जाए। तो प्रूनिंग ऑफ ट्रीज अगर किया जाए, साइक्लोन जो पीरियड होता है उससे पहले अगर ये इनिशिएटिव्स लिए जाए, तो इससे काफी सारे ट्रीज सेफ हो सकते थे। ये ऐसा देखा गया, जहाँ पे प्रूनिंग किया गया था उन एरियाज में काफी कम ट्री लॉस हुआ है। तो ये एक सजेशन भी है फॉर फ्यूचर। अगला न्यूज आइटम है लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत इज नेक्स्ट आर्मी चीफ। सो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है नेक्स्ट आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत होंगे, और इनका अपॉइंटमेंट दो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को सुपरसीड करके हुआ है। मतलब जो नेक्स्ट इन लाइन थे उनको नहीं अपॉइंट किया गया, जो उनके बाद थे उनको नहीं अपॉइंट किया गया, तो जो थर्ड नंबर पे मिस्टर बिपिन रावत थे लेफ्टिनेंट जनरल, उनको अपॉइंट किया गया। तो आर्मी में ये नॉर्म है कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर ही आर्मी चीफ बनते हैं, तो गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ऐसे होता है ये नॉर्म से। पर ये पहले भी ब्रेक हुआ है 1983 में, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने भी सुपरसीड करके आर्मी चीफ अपॉइंट किया था एएस वैद्या को। तो ये अभी फिर से हुआ है और अपोजिशन इसके अगेंस्ट आवाज उठा रही है कि ये गवर्नमेंट यहाँ पे भी पॉलिटिक्स ला रहे, वो अपने फेवरेट्स चुन रहे। तो क्या रीजन हो सकता है ये करने की वजह से, वो अपोजिशन डिमांड कर रही है उनसे। आर्मी चीफ का भी अपॉइंटमेंट हुआ, बट ये सीनियर मोस्ट एयर मार्शल धनवा, उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अगला न्यूज आइटम है इटली टॉप कोर्ट ऑर्डर्स रीट्रायल इन अगस्ता वेस्टलैंड ब्राइबरी केस। तो अगस्ता वेस्टलैंड ब्राइबरी केस तो हमने काफी बार डिस्कस किया है। तो 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स थी जो अगस्ता वेस्टलैंड, जो यूके बेस्ड कंपनी है, ये उनसे हमने खरीदा था। ये यूके बेस्ड कंपनी सब्सिडियरी है, तो इसकी मेन जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो फिन्ना मैकेनिका है। तो ये फिन मैकेनिका जो है ये इटली बेस्ड है, मेजरली ये एक्चुअल टोटल इटली बेस्ड कंपनी है। तो इटली में ये करप्शन केस सामने आया था कि इस डील में करप्शन इन्वॉल्व है, और फिन्ना मैकेनिका के सीईओ गिuseppe ऑर्सी एंड इवन अगस्ता वेस्टलैंड के जो तब चीफ थे ब्रूनो स्पैग्नोलिनी, इन दोनों को अरेस्ट किया गया। इनके अगेंस्ट जो केस चला मिलान कोर्ट में, तो उसमें उनको सजा हुई फॉर करप्शन एंड फॉल्सिफाइंग इनवॉइसेस, तो उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए। फिर अब इसका अपील हायर कोर्ट में हुआ है। तो इटली की जो टॉप कोर्ट है उन्होंने अभी इसमें रीट्रायल ऑर्डर किया है कि इनके अगेंस्ट, इनके ऊपर रीट्रायल हो और फिर केस फिर से देखा जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसका इंडिया पे भी रैमिफिकेशंस होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि इंडिया का जो पूरा केस है वो इटली से ही एक्सपोज हुआ। तो ये केस इटली में एक्सपोज हुआ, इटालियन रेडियो पे ये जब रिवील हुआ तब इंडिया को भी पता चला और सीबीआई ने भी केस फाइल किया। हमने थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था कि आईएएफ चीफ, इंडियन एयरफोर्स के जो तब चीफ थे एसपी त्यागी, उनको भी अरेस्ट किया गया है सीबीआई केस से, तो उनके अगेंस्ट भी चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं। तो ये पूरा केस, ये इंटरनेशनल जो इटली में केस चल रहा है उस पर लिंक्ड है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज ऑफकोर्स इंडिया में भी होंगे। तो अब हम देखेंगे इटली कोर्ट क्या कहती है और इंडिया सीबीआई कैसे अपनी प्रोसीडिंग्स इन्वेस्टिगेशन आगे लेके जाती है। तो ये पूरा अगस्ता वेस्टलैंड का ये वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील थी। सो वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो प्रेसिडेंट और जो टॉप डिग्निटरीज है उनको ट्रैवल करवाने के लिए ये यूज की जाती है, इसलिए ये हेलीकॉप्टर्स खरीदी गई थी। तो ये अराउंड 3600 करोड़ का डील था, 12 हेलीकॉप्टर्स। इसमें से अराउंड 10% है कि किकबैक्स पे किए गए थे, करप्शन चार्ज मनी पे किया गया था। तो ये चार्जेस है। फिर अगला न्यूज आइटम है
IIT Madras Group develops alternative system for communicating during disasters. तो जब डिजास्टर स्ट्राइक होते हैं, जैसे अभी भी हमने देखा चेन्नई में, तो जो पहली चीज अफेक्ट होती है वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो जब कम्युनिकेशन लाइंस जो है, पोल्स वगैरह, वो अफेक्ट हो जाते हैं, तो फिर इन एरियाज में क्या करना चाहिए। तो इसीलिए IIT मद्रास टीम ने एक लो कॉस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है दिशानेट। तो ये डिजास्टर रिलेटेड के इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ये मूवेबल है, तो इसको लाया जा सकता है ऑन अ ट्रक, दिस सिस्टम। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम 4 सब कंपोनेंट्स है इसके, सब सिस्टम से वाईफाई सर्विसेज भी देगी, सैटेलाइट लिंक भी होगा, सिंगल कैरियर GSM एंड LTE, जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। LTE टेक्नोलॉजी इज नियर द 4G टेक्नोलॉजी, तो हम इसका भी डिस्कस करेंगे कि LTE क्या है। तो इट्स फॉर हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है मोबाइल फोन्स पे, डेटा टर्मिनल्स पे, उसके लिए LTE टेक्नोलॉजी लगती है। तो ये सारा अवेलेबल होगा डिसानेट से। तो ये इनिशिएटिव लिया गया है। इवन LTE के लिए थोड़े हाइट पे उसके जो ये स्टेशन होते हैं वो हाइट पे रखने होते हैं, तो अराउंड 15-20 मीटर्स। तो फिलहाल उन्होंने बलून्स से ये अचीव किया है, पर वो टेस्ट कर रहे हैं कि अगर ड्रोन्स भी यूज किए जा सके तो ये हाइट पे इसके स्टेशन, LTE स्टेशन यहाँ हो गए। तो ये पूरा डिसानेट जो होगा ये पूरा लिंक्ड होगा, मतलब एक लोकली एस्टेब्लिश सेंटर होगा, एक सेंटर, एक स्टेट में एक सेंटर होगा, और फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू ये पूरा लिंक्ड सिस्टम होगा। इवन सिटीजन है वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो किसी को इमरजेंसी मैसेज भेजना है, जैसे आई एम सेफ, या अपना नाम, एज, एड्रेस बताना है कि कहाँ है वो सेफ है, तो वो सारे डिटेल्स भी इससे जा सकती है। तो डेटा कम्युनिकेशन पूरा हो सकता है, वॉइस, इवन वीडियो सारा जा सकता है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी इसके साथ होगी। तो इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड इन ट्रक्स आल्सो। तो ये पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है। तो फिलहाल जो है वो यूज करते हैं, वॉकी टॉकीज यूज करते हैं पुलिस ऑफिसर्स जब डिजास्टर्स भी स्ट्राइक करते हैं, पर ये वॉकी टॉकीज काफी कॉस्टली होती है, पर यूनिट लैक्स में होती है। तो इसीलिए इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड होता है, सभी के हाथ में ये दे नहीं देते। तो इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर ये सिस्टम इन प्लेस आ जाएगा डिसानेट, तो इट विल बिकम वेरी इजियर। अभी हम देखेंगे जो ये टर्म्स भी आते हैं GCM LTE, ये क्या है। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो GSM टेक्नोलॉजी, अभी ये स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। तो ये डेवलप हुई थी यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स टेक्नोलॉजी, बट अब ये ग्लोबली यूज्ड है। तो GSM इज 2G टेक्नोलॉजी। तो पहले जो मोबाइल फोन्स थे वो एनालॉग सिस्टम पे थे, अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आया वो 2G है, 1G है वो एनालॉग है, और 2G मोबाइल टेक्नोलॉजी इज डिजिटल। तो ये GSM 2G टेक्नोलॉजी सेकेंड जनरेशन टेक्नोलॉजी है मोबाइल टेलीफोनी में, और फिलहाल इसका 90% ऊपर मार्केट शेयर है। तो ये डिफैक्टो स्टैंडर्ड बन गया है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए काफी 200 से ज्यादा कंट्रीज में। और ये टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए आगे जो नई टेक्नोलॉजीज आई है, तो थर्ड जनरेशन जो 3G आया वो है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो इसको बोलते हैं UMTS। तो इसके अंदर डिजिटाइज्ड वॉइस, वीडियो, मल्टीमीडिया सारा भेज सकते हैं। इसका डेटा रेट है अप टू 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड, सो MBPS 2 MBPS तक ये 3G टेक्नोलॉजी आई है। इसमें फर्दर हाई स्पीड लाते हुए LTE टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ये टेक्नोलॉजी है। तो ये स्टैंडर्ड है हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए। तो ये इसमें काफी ज्यादा हाई रेट पे डेटा सेंड कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली 4G जो डिफाइंड था कि 4th जनरेशन के रेट्स क्या हो गए, डेटा ट्रांसफर रेट्स, उससे थोड़ा कम है, पर इसको अलाउ किया है फॉर मार्केटिंग पर्पसेस कि ये 4G LTE कहा जाता है। तो ये उसका टेक्निकल क्राइटेरिया भले सेटिस्फाई नहीं होता, पर इनको ये नाम एक्सेप्ट रजिस्टर करने दिया गया है कि 4G इज LTE। तो ये पूरा जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीफोनी है। 1G जो एनालॉग फोन्स होते थे, जो डिजिटल बेसिस नहीं थे, फिर 2G से डिजिटल टेक्नोलॉजी आया GSM, देन 2.5G GPRS टेक्नोलॉजी यहाँ पे आया, 3G आया, उसके बाद 3.5G, और अब 4G तक हम पहुंच गए LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। तो ये सब नाम है। तो इसके पीक रेट्स भी आप देख सकते हैं, डेटा रेट्स क्या है। तो ये 1 Gbps तक जाता है अभी 2016 में 4G LTE जो आया है। फिर अगला न्यूज आइटम है, बेंगलुरु रिसर्चर्स मिमिक नेचर टू प्रोड्यूस रिचर कलर। तो बेंगलुरु बेस्ड रिसर्चर्स है, इन्होंने क्रिस्टलाइन मटेरियल डेवलप किया है जो सिलेक्टिवली लाइट को स्कैटर करता है, जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक कलर्स जनरेट कर सकते हैं। तो जो लाइट, जो कलर्स दिखते हैं हमको, वो 2 टेक्निक्स होती है। एक सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से होता है, जैसे डाइस, पिगमेंट्स होते हैं, तो वो एक कलर इसलिए दिखता है क्योंकि व्हाइट लाइट जो फॉल होती है, व्हाइट लाइट इज कंपोज ऑफ ऑल कलर्स, तो जब वो फॉल होती है तो थोड़े कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो जो कलर्स नहीं एब्जॉर्ब होते वो हमको सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के जैसे वो दिखते हैं। तो ये
डाई पिगमेंट्स इस बेसिस पे होते हैं, और जो बटरफ्लाई विंग्स होते हैं, जो कलरफुल विंग्स दिखते हैं, वो विंग्स हमको स्कैटरिंग ऑफ लाइट से दिखते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है मतलब पार्टिकल्स पे जब लाइट फॉल होती है तो उनके थ्रू स्कैटर होती है, और जो कलर्स उससे आते हैं तो ब्राइट वाइब्रेंट कलर्स आते हैं। तो ये दो टेक्निक्स होती है। तो ये क्रिस्टलाइन मटेरियल बेंगलुरु रिसर्चर्स ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए डेवलप किया है। तो इसका एप्लीकेशन भी है काफी बेनिफिशियल, क्योंकि फिलहाल जो हम यूज करते हैं मोबाइल्स और लैपटॉप्स, तो वो बैकलिट डिस्प्ले होता है, मतलब जो डिस्प्ले होता है पीछे से उधर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट आती है ऊपर, और लाइट की वजह से वो पूरा स्क्रीन आता है, कॉन्ट्रास्ट से हमको अलग अलग कलर्स दिखते हैं। तो हम देखते हैं जब ये स्क्रीन हम सनलाइट में लेके जाते हैं, कोई भी स्क्रीन हो, एलईडी एलसीडी स्क्रीन, जब ये सनलाइट में लेकर जाते हैं तो सनलाइट के आने की वजह से ये कॉन्ट्रास्ट नहीं हो पाता, उनकी लाइट ज्यादा ब्राइट होती है, तो इसलिए हमको कुछ क्लियरली दिखता नहीं है सनलाइट में। तो अगर ये स्क्रीन हम क्रिस्टल से बनाए, क्रिस्टलाइन मटेरियल से बना है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर है, तो जब आउटसाइड लाइट फॉल होगी तो वो बल्कि एक सोर्स ऑफ लाइट होगी, और उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमको काफी डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। मतलब क्रिस्टलाइन मटेरियल ऐसे स्पेसिफिकली बनाओ जो स्पेसिफिक कलर्स स्कैटर कर सके। तो वो डेवलपमेंट ये रिसर्चर्स कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट ऑफ कोर्स है, इस पे वर्क हो रहा है, पर इन्होंने जो भी किया है वो स्पेसिफिकली कंट्रीब्यूशन ये है कि जो ये क्रिस्टलाइन मटेरियल जो डेवलप करना होता है, ये कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं जिससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स को स्पेसिफिक अरेंजमेंट करना डिफिकल्ट होता है, तो उसमें उन्होंने अचीवमेंट किया है कि overcoming the challenge of transporting the colloidal materials to target site, और उनका साइज सिमेट्री कैसे कंट्रोल करना है वो उन्होंने वर्क किया है। तो वो इनका कंट्रीब्यूशन है। फिर अगला न्यूज आइटम है आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स प्रूव द सुपीरियोरिटी ऑफ आर्सेनिक वाटर फिल्टर। तो ये आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स ने 4 साल पहले, काफी साल, 4 से ऊपर साल पहले एक्चुअली ये आर्सेनिक वाटर फिल्टर बनाया था, तो अराउंड मोर देन 4 years एक्चुअली। तो ये आर्सेनिक वाटर फिल्टर क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इसमें था कि आर्सेनिक तो एब्जॉर्ब हो जाता है, आर्सेनिक इज पॉइजनस, इट्स प्रेजेंट इन वाटर। इंडिया में भी काफी जगह पे इसका प्रेजेंस पाया जाता है, जैसे पंजाब वगैरह में। तो ये आर्सेनिक वाटर इज मास पॉइजनिंग, उससे ड्रास्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, इवन जेनेटिक एनॉमलीज हो जाती है। तो इस वजह से आर्सेनिक फिल्टरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो काफी प्रोमिनेंट था कि आर्सेनिक वाटर फिल्टर बनाया गया, पर एक क्रिटिसिज्म ये था कि चांसेस थे कि आर्सेनिक जो अब्सॉर्ब हो रहा है फिल्टर में वो फिर से फिल्टर्ड वाटर में जा रहा है। तो ऐसा एक पॉसिबिलिटी था, स्क्रूटिनी हुई इसके ऊपर। उन्होंने 4 साल तक इसके ऊपर स्टडी की और बताया नहीं, आर्सेनिक वाटर फिल्टर इफेक्टिवली फंक्शन करता है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लिमिट है कि वाटर में कितना आर्सेनिक हो सकता है मैक्सिमम, तो वो 10 पार्ट्स पर बिलियन है, 10 पीबीएस यहाँ पे है। तो ये इनके आर्सेनिक वाटर फिल्टर से काफी कम हो जाता है। तो इनका रिसर्च ये बताता है कि ये वाटर फिल्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा एक इंक्यूबेटिंग कंपनी बनाई गई है, मतलब इंक्यूबेटर ऐसे होता है कि जो जहाँ पे जैसे पैदा हुए, तो रिसर्चर्स जहाँ से है, जैसे आईआईटी मद्रास से, तो आईआईटीज वगैरह ये इंस्टीट्यूशंस अपने ही कैंपस में इंक्यूबेटिंग कंपनीज बनाती है कि यहीं पे आप स्टार्ट करो, यहीं पे आप डेवलप करो अपने आप को, तो वो सपोर्ट करते हैं। तो ये इंक्यूबेटेड कंपनी बनाया गया था, स्टूडेंट्स ने बनाया था, ये रिसर्च स्टूडेंट्स जो फॉर्मर आईआईटी मद्रास के थे, इन्नो नैनो रिसर्च लिमिटेड। तो ये आईआईटी मद्रास में बनी हुई कंपनी को वेंचर फंडिंग भी मिला है, और ये अभी काफी स्केल अप कर रही है, और इनके ग्लोबल जाने के भी प्लान्स है फ्यूचर में। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये आर्सेनिक वाटर फिल्टर इन्होंने बनाया है। देन द नेक्स्ट न्यूज आइटम इज स्टेरिलाइजेशन स्क्यू। जो मतलब स्क्यू मतलब इम्प्रॉपर रेशियो, मतलब काफी स्टीप रेशियो है कि कुछ बहुत ज्यादा है कुछ बहुत कम है, उसको स्क्यू बोलते हैं, स्क्यूड रेशियो। तो स्टेरिलाइजेशन जो होता है कि फर्टिलिटी ना हो, बच्चे पैदा ना हो, तो स्टेरिलाइज किया जाता है कि तो स्टेरिलाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्शन के काफी सारे तरीके होते हैं। स्टेरिलाइजेशन इज परमानेंट थोड़ा हो जाता है, नियर परमानेंट, ऑफ कोर्स विद वेरी एडवांस टेक्निक्स पॉसिबल हो, पर इट्स परमानेंट ओनली फॉर ऑल मैटर्स। तो ये स्टेरिलाइजेशन मेल्स भी कर सकते हैं, फीमेल्स भी कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन होता है, तो जो ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन होता है ये फीमेल्स के लिए होता है स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन, वेसेक्टोमी मेल्स के लिए होता है। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है जो यूटेरस से कनेक्टेड होती है यहाँ पे, ये ओवरी से, ये ओवरी है यहाँ पे, तो ये फेलोपियन ट्यूब ओवरी से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे इसको फेलोपियन ट्यूब को दोनों ओवरी से यहाँ कट किया जाता है, तो इससे फर्टिलिटी नहीं होगी, स्पर्म्स रीच नहीं करेंगे ओवरीज में। तो ये एक तरीका है स्टेरिलाइजेशन का फीमेल्स में, इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं।
ये सर्जरी के अलावा दूसरी जो सर्जरी है वेसेक्टोमी, वो मेल्स में होती है। तो मेल्स में ये वास डेफरेंस ट्यूब होती है, तो ये कट की जाती है, तो स्पर्म्स नहीं आएंगे यहाँ, मतलब टेस्ट, तो वो एक तरीका होता है। तो ये सारे टेक्निक से स्टेरिलाइजेशन हो सकता है, दोनों टेक्निक से। पर इंडिया में देखा जाता है कि ट्यूबेक्टोमी काफी हाई परसेंटेज पे होता है और वेसेक्टोमी बहुत माइनर नंबर्स में होता है। हालांकि साइंटिफिकली देखा जाए तो सर्जरी रिस्क ज्यादा ट्यूबेक्टोमी में है फीमेल्स के लिए, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, कभी कभी डेथ भी हो जाती है, रिकवरी टाइम भी ज्यादा लगता है, और फीमेल्स में ये सारा कम है, रिकवरी टाइम कम है, कॉम्प्लिकेशन कम है, सर्जिकल रिस्क भी काफी कम है, तो फिर भी ये ज्यादा है। दैट इज अगेन पेट्रियार्की क्लियरली विजिबल कि इंडिया में मेल डोमिनेशन है, कि मेल फर्टिलिटी पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स लेती है, वेसेक्टोमी फोर्टनाइट इनिशिएटिव लिया गया था, तो इधर अवेयरनेस अबाउट वेसेक्टोमी ये पर्पस था इसका। बाकी 2 पॉइंट्स जो दी गई है वो ये आर्टिकल में ये थी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.3 है इंडिया का, तो ये भी कम होगा ओवर द नेक्स्ट डेकेड, 2 हो जाएगा ये। तो ये 2.3 टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब कि फर्टिलिटी मतलब एक वुमेन इन हर लाइफ टाइम कितनी बार रिप्रोड्यूस करेगी, कितने बच्चे हो गए, तो अराउंड 2.3 ये ऑन एन एवरेज है ऑल ओवर इंडिया का, दैट इज कॉल्ड टोटल फर्टिलिटी रेट। तो 2.3 क्योंकि ये एवरेज है तो परसेंट में होता है, पर चिल्ड्रन तो ऑफकोर्स नंबर्स में, यूनिट्स में ही हो गए, लेकिन ये वैल्यू है, रेशियो है, रेट है। बाकी दूसरा जो है वो है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी जो टर्म है, इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये फर्टिलिटी रेट इतनी होनी चाहिए कि जो एवरेज एक जनरेशन में जो पॉपुलेशन डेथ होगी, तो जितनी डेथ होगी उतनी पॉपुलेशन का बर्थ भी हो। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये हो रहा है कि जितनी डेथ्स हो रही है उतनी बर्थ्स भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से अ ईयर, तो हाउ मेनी डेथ्स टेक प्लेस इन अ ईयर एंड हाउ मेनी बर्थ्स आर टेकिंग प्लेस इन अ ईयर, अगर वो दो रेशियोज रेट्स मैच होते हैं तो वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी हो गई, तो ये बोलते हैं उसको। फिर अगला न्यूज आइटम है अनकवरिंग द सर्ज इन रीनल फेलियर डेथ्स। सो रीनल फेलियर, रीनल मतलब किडनी रिलेटेड, सो किडनी फेलियर डेथ्स काफी बढ़ गई है इंडिया में, तो एचआईवी रिलेटेड डेथ्स से भी ज्यादा अब किडनी फेलियर डेथ्स हो रही है। तो एक स्टडी ने ये बाहर लाई है। तो मोर्टालिटी रेट मतलब किडनी फेलियर हो रहा है, उसकी वजह से डेथ्स हो रही है, तो इसका मेजर रीजन भी ये है कि ये डायबिटीज की वजह से मैक्सिमम रीनल फेलियर डेथ्स हो रहे हैं। तो डायबिटीज जो है अगर वो डिटेक्ट हो जाता है तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, मेडिकेशन लिया जाता है। पर अगर डायबिटीज अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं होता तो ही लेटर स्टेज में ये रीनल फेलियर के चांसेस होते हैं। मतलब ये इंडिकेशन ये है कि इंडिया में डायबिटीज अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए डायबिटीज की वजह से काफी सारी रीनल फेलियर हो रहे हैं और डेथ्स हो रहे हैं इसकी वजह से। तो ये है, और भी रीजंस होते हैं क्योंकि हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, इसकी वजह से भी रीनल फेलियर होता है, तो ये भी है। और ये स्टडी में एक चीज और सामने आई है कि रूरल एरियाज में ज्यादा है डेथ्स कंपेयर टू अर्बन एरियाज, और सदर्न और ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफी ज्यादा हाई रेट्स है। तो ये क्यों है, इसका कोई रीजन अभी क्लियरली सामने नहीं आया है, तो ये एक स्टडी थी, उसके पॉइंट्स है। अगला न्यूज आइटम है जम्मू एंड कश्मीर हैज नो सोवरेनिटी, सुप्रीम कोर्ट। तो जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जो ये सरफेजी एक्ट है, सरफेजी एक्ट 2002, इसके अंदर एसबीआई एक्शन लेना चाहती थी जम्मू एंड कश्मीर पे, पर इसको अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं, यहाँ एक्शन नहीं लिया जा सकता क्योंकि सरफेजी एक्ट सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट है, और जो जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1920, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो ये स्टेट एक्ट प्रिवेल करेगा। तो ये ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम इवन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड सोवरेन, जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन इससे सबऑर्डिनेट है। तो ये पूरा उनका जस्टिफिकेशन था कि ये ऐसे नहीं होगा। तो ये एसबीआई ऑफकोर्स अपील में गई थी जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि जम्मू एंड कश्मीर का ऑर्डर रॉन्ग है और ये रिजेक्ट किया गया है। तो इवन ये सारा स्पेशल प्रोविजन जो जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 की वजह से आता है, और ये सरफेजी एक्ट किया है, और ये क्यों प्रॉपर्टी एक्ट से मैच नहीं करता या डिस्प्यूट में है, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हैं वो हम देख लेंगे। तो सरफेजी जो एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, बेसिकली ये क्या करता है कि अगर कोई बैंक से किसी ने लोन लिया है तो बोरोवर अगर लोन नहीं पे कर पा रहा है तो वो लोन रिट्रीव कैसे किया जाए।
तो बैंक्स को ये प्रोविजन दिया गया है सरफराजी एक्ट के अंदर कि आप उनको नोटिस दो बरोवर को, और अगर 60 डेज के अंदर नोटिस के बाद वो अपने लाइबिलिटीज पे कर लेते, लोन का अमाउंट जो भी है इंटरेस्ट सब पे कर लेते तो ठीक है। अगर नहीं कर पाते तो ये 60 डेज के बाद बैंक एक्शन ले सकती है। तो जो सिक्योरिटी दिया गया है लोन के अगेंस्ट, वो सिक्योरिटी का पोजीशन ले सकती है, किसी और के नाम पे वो प्रॉपर्टी जो भी है वो सिक्योरिटी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी मेनी टाइम्स प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर केस में भी होगा। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ही डिस्प्यूट है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है जम्मू एंड कश्मीर में वो आउटसाइडर्स के लिए नहीं है, आउटसाइडर्स को नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, सरफराजी एक्ट विल कंप्लीटली बी एनफोर्सेबल इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। फिर आर्टिकल 370 क्या है, काफी कंट्रोवर्शियल रहा है ये। तो आर्टिकल 370 का टाइटल है टेम्पररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आर्टिकल 370 के मेन 3 पॉइंट्स है। तो ये आर्टिकल 238 तो एक्चुअली अभी है नहीं, तो इसका कुछ सेंस नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 238 पार्ट बी स्टेट्स के लिए थे। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब स्टेट्स डिवाइडेड थे पार्ट्स में, पार्ट ए बी एंड सो ऑन। तो अब तो वो है ही नहीं, क्योंकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हो गए बाद में। तो ये आर्टिकल 238 का कोई मतलब नहीं है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज लिमिटेड है, तो लिमिटेशन यहाँ बताई गई है कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो है 3 लिस्ट होते हैं, पावर्स जो फंक्शंस है, सब्जेक्ट्स जिसपे लॉ बन सकते हैं, 3 लिस्ट में डिवाइडेड है। यूनियन लिस्ट मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट मतलब दोनों लॉ बना सकते हैं पर पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा ओवर स्टेट लॉ, एंड स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट लॉज बनाएगी। तो अब जो यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में उस पे मैटर्स पे तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है ओनली व्हेन दे आर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो स्पेसिफाइड था वो रिलेटेड था डिफेंस रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड, कम्युनिकेशन रिलेटेड। सो वो इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, वो मेंशन है, तो उस पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। बाकी किसी पे लॉ बनाना है इन मैटर्स पे तो उनको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कंकरेंस अप्रूवल लेके फिर वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ये ऑर्डर भी स्पेसिफाई कर सकती है कि इस पे लॉ एप्लीकेबल है। तो ये आर्टिकल 370 के प्रोविजंस है। बाकी आगे 370 टेम्पररी है, तो उसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है कि ये जो आर्टिकल है इसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं कि आर्टिकल अब ऑपरेट नहीं करेगा या पार्ट में ऑपरेट करेगा। थोड़े एग्जेम्पशंस मॉडिफिकेशंस हो गए इस पे थोड़े, वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं पब्लिक नोटिफिकेशन से, पर प्रोवाइडेड दैट रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नेसेसरी। तो वो अगर रिकमेंडेशन है स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का तो ही ये हो सकता है। तो ये एक प्रोविजन है आर्टिकल 370 में। फिर अगला न्यूज आइटम है ताजिकिस्तान इंडिया स्टेप अप सिक्योरिटी टाइज। तो ताजिकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे वो 5 डे विजिट पे थे इंडिया पे, और हमने काफी सारे अग्रीमेंट्स भी साइन किए। 2 तो हमने अगेंस्ट फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग पे एक साइन किया अग्रीमेंट, दूसरा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट पे अग्रीमेंट साइन हुआ है, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन पे अग्रीमेंट साइन हुआ है। इवन ताजिकिस्तान ने कहा है इंडिया को और इन्वेस्ट करने के लिए उनके इकोनॉमिक जोन्स में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में ऑलरेडी हमने इन्वेस्ट किया, तो वो अप्रिशिएट भी किया गया है। वो इवन ईरान में जो चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उससे इवन ताजिकिस्तान को कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ताजिकिस्तान अफगानिस्तान से क्लोज है, उनका नेबर है। इंडिया और ताजिकिस्तान का कोई कनेक्टिविटी नहीं है, इट्स ओनली थ्रू अफगानिस्तान, और वो भी ये पीओके रीजन है। तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहाँ नहीं है। पर जो ईरान यहाँ है, ताजिकिस्तान से नेबर भी नहीं है, तो ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान के थ्रू हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। हम अफगानिस्तान में भी रोड बना रहे हैं, जरांज दिलाराम रोड हमने ऑलरेडी बना लिया है, तो उससे ताजिकिस्तान को भी कनेक्टिविटी मिलेगी, तो वो उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और 2017 में ताजिकिस्तान इंडिया बायलैटरल रिलेशंस 25 इयर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ताजिकिस्तान न्यू नेशन है, ये पार्ट ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर था। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ 1991 में, फिर ही रिलेशंस इनिशिएट हुए, इसलिए 25th एनिवर्सरी होगी हमारी बायलैटरल रिलेशंस की। फिर अगला न्यूज आइटम है इंडिया पाकिस्तान नर्स मिथ्स ऑन इंडस ट्रीटी सेज प्रोफेसर। तो इंडस वाटर ट्रीटी ये वर्ल्ड बैंक इनिशिएटेड ट्रीटी है, निगोशिएटेड ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो इंडस रिवर है और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास और सतलुज। तो ये इंडस और 6 रिवर्स का डिवीजन हुआ है। इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान के पास, और रावी, बियास, सतलज इनका वाटर्स यूज करने का फ्रीडम इंडिया के पास है। तो ये इसके अंदर मेजर प्रोविजन है। इवन दूसरे रिवर्स पे भी हम
अदर कंट्री के रिवर्स पे भी हम अपने प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टैब्लिश कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो रन ऑफ द रिवर है, तो थोड़े रिस्ट्रिक्शंस है। तो अभी फिलहाल जो है इसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कंप्लेन करते रहती है कि जो ये डिस्चार्ज हो रहा है ये रिवर्स में, इंडस, झेलम, चेनाब, जो उनके पास 3 रिवर्स है, उसमें डिस्चार्ज धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है, इसमें स्लो हो रहा है, और ये डेलिबरेटली इंडिया कर रही है। तो ये उनके एलिगेशंस होते हैं कि इंडिया इसको ब्लॉक करके, क्योंकि इंडिया अपर रिपेरियन स्टेट है, क्योंकि इंडिया से ये रिवर्स फ्लो होके तिब्बत से इंडस इनिशिएट होती है, ओरिजिनेट होती है, वहां से मानसरोवर लेक से, वहां से ये इंडिया से पास होके, पाकिस्तान से पास होके फिर अरेबियन सी में ड्रेन होती है। तो ये जो प्रोफेसर रोमशू है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सही है कि स्लो डाउन हो रहा है डिस्चार्ज में, पर इसका रीजन इंडिया नहीं है, इसका रीजन क्लाइमेट चेंज है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ये डिस्चार्ज पैटर्न है रिवर्स के, वो चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर आइस मेल्ट हो रही है, तो ये रीजन है, ना कि इंडिया। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो इंडिया, अब इवन उरी अटैक हुआ था, उसके बाद इंडिया ने भी कहा कि हम इंडस, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि हम रिकंसिडर करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, हम सारे रिवर्स, पंजाब रिवर्स जो है सब हम अपने अंडर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स गलत है, क्योंकि इंडिया के पास जो है कैपेसिटी वो काफी ज्यादा है, उससे काफी सारा इरिगेशन फैसिलिटी लाई जा सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लाए जा सकते हैं, पर इंडिया इसको अंडर यूटिलाइज कर रहा है। तो इनिशिएट करने की जरूरत है, यहाँ पे रिसोर्सेज, इन्वेस्टमेंट लाने की जरूरत है, मनी अलोकेट करने की जरूरत है, ताकि ये फुल्ली यूटिलाइज हो सके। हालांकि हमको ज्यादा रिवर्स नहीं चाहिए, ज्यादा वाटर नहीं चाहिए। अगर झेलम ज्यादा वाटर फॉर एग्जाम्पल रोका गया तो यहाँ पे फ्लडिंग हो जाएगी। तो ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटीज है, 2 कंट्रीज के लिए ये बेस्ट है, और दोनों कंट्रीज को इसमें साथ में वर्क करना चाहिए, इवन जॉइंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहिए। तो वो ट्रीटी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, वार्न कर रहे हैं कि कोई भी कंट्री को इसको स्क्रैप करने का नहीं सोचना चाहिए दोनों में से। उन्होंने दूसरे एग्जाम्पल्स भी दिए, यूरोप में भी ये हेलसिंकी रूल्स है, तो इंटरनेशनल रिवर्स जो है, जो रिपेरियन स्टेट्स है सारे, वो अपने राइट्स शेयर करते हैं। तो ये अदर कंट्रीज में भी होता है, और अदर कॉन्टिनेंट्स में बिटवीन कंट्रीज होता है, अमंगस्ट कंट्रीज। तो इंडिया में भी ये होना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच। तो ये पूरा मैटर एस्केलेट हुआ था उरी अटैक्स के बाद, तो वो यहाँ दिया गया है। फिर टैक्समैन कैन स्क्रूटिनाइज पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंट्स, से सेंटर। तो ये जो था, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने अपना कमेंट दिया था कि जो डिपॉजिट्स ओल्ड करेंसी में पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स में हो रही है, वो टैक्स नहीं होगी। तो ये एक फैक्ट है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 13A के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया इनकम टैक्स से। तो ये तो है ही। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखने पर कंट्रोवर्सी हो गई, तो गवर्नमेंट इसके, इवन तृणमूल कांग्रेस लीडर ममता बनर्जी इवन स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट है कि ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि ओल्ड करेंसी यहाँ डिपॉजिट करो, कुछ स्क्रूटिनी नहीं होगी। तो ये पॉइंट पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी अभी क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये इस वजह से, क्योंकि इनकम टैक्स एनीवे एग्जेम्प्टेड है, और उन्होंने कहा है कि देयर आर सेफगार्ड्स कि स्क्रूटिनी हो सकती है इनकम टैक्स लॉ के अंदर, क्योंकि अगर 20,000 से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, इससे ज्यादा, तो उनको पूरा अपना डिटेल्स, नाम, कंट्रीब्यूटर का एड्रेस वगैरह उनको देना पड़ता है। तो एनीवे सेफगार्ड्स है, बट एनीवे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन तो है ही, तो उसका कोई इसमें दो राय नहीं है। उनको अकाउंट्स रखने होते हैं, ये सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टीज के लिए। तो ऑल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को ये एग्जेम्पशन है, प्रोवाइडेड वो अपना अकाउंट्स मेंटेन करे, बुक ऑफ अकाउंट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स रहे, तो ऑडिट होता है उनका, और वो हो सकता है। अगला न्यूज आइटम है, न्यू डील रीच टू कंप्लीट अलेप्पो इवैक्यूएशन। सो अलेप्पो तो हमने काफी बार सुना है, रिबेल्स, जो सुन्नी रिबेल्स है और शिया जो गवर्नमेंट है बशर अल असद, उन दोनों के बीच में ये वॉर ऑन अलेप्पो है, और सीरियन गवर्नमेंट काफी प्रोग्रेस कर चुकी है विद द हेल्प ऑफ रशिया। सुन्नी रिबेल्स को यूएस सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पे जो शिया 2 विलेजेस है वहां पे इवैक्यूएशन हो, इसके लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो अब ये डील हुई है, जिनकी वजह से यहाँ से भी इवैक्यूएशन होगा। और क्योंकि ये ब्लॉक हो गया था गवर्नमेंट, सीरियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, क्योंकि अभी रिबेल्स लूज कर रहे, दे आर लूजिंग प्लेस, तो अभी उनके लिए डिफिकल्ट है। तो उन्होंने यहाँ पे भी अलाउ किया, उन्होंने कहा इंजर्ड को भी आप इवैक्यूएशन दो। तो ये इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और इवैक्यूएशन फिर से रेज्यूम हुआ है। तो वॉर इज गोइंग ऑन एंड इवैक्यूएशन ऑफ सिविलियंस जो वहां ट्रैप्ड है, इसकी बात हो रही है। तो ये सारा पूरा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। 4 साल से सीरियन सिविल वॉर चल रहा है, 6 साल से, और यहाँ पे काफी सारे इंटरनेशनल फॉरेन गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया सीरियन सिविल वॉर। और लास्ट न्यूज आइटम है, चाइना सीक्स टू डिफ्यूज टेंशंस विथ यूएस। तो ये जो है, ये चाइनीज ने एक अंडर वाटर ड्रोन
सीज किया, ले लिया। तो ये अंडर वाटर ड्रोन यूएस ओशनोग्राफिक शिप थी बाउडिच, उसकी थी। तो ये ड्रोन एक्चुअली ओशनिक ग्लाइडर है ये, और वो गैदर कर रही थी इंफॉर्मेशन अबाउट सैलिनिटी, वाटर टेम्परेचर वगैरह, और ये सुबिक बे जो फिलीपींस कोस्ट के पास है वहां थी। तो ये रूटीन एक्सरसाइज थी, पेंटागन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं, और ये सीज की गई। तो अभी ये टेंशन एस्केलेट हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी जो है सुबिक बे यहाँ पे है, तो ये फिलीपींस में है। तो ये साउथ चाइना सी में है। तो साउथ चाइना सी रिलेटेड चाइना हेजेमोनी तो है ही, प्लस यूएस चाइना रिलेशंस भी अभी काफी डिटेरियोरेट हो रहे हैं। जब हमने देखा, ये December 7 की न्यूज में था कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसीव जब किया था ताइवान प्रेसिडेंट ने जब उनको कांग्रेचुलेटरी कॉल किया था, तो चाइना ने अपना वॉइस रेज किया था, क्योंकि चाइना ताइवान को अपने अंडर समझती है। तो ये वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट जाता था। तो अब तभी चाइना ने बोला था कि ये सही नहीं है, और यूएस डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट ने कहा कि ये यूएस की ऐसी कैसी पॉलिसी है कि अनसोवरेनिटी जो चाइना क्लेम करती है ताइवान पे, वो कंप्लीटली अनक्वालिफाइड सपोर्ट उसको हम कैसे दे रहे। तो ये रिलेशन सॉर हो रहे उसके इंडिकेशन से। तो ये अभी ड्रोन सीज होने की वजह से और एस्केलेशन हो रहा है टेंशन में। तो एक बार साउथ चाइना सी भी देख लेते हैं, जो चाइना और बाकी यहाँ जो नेबरिंग कंट्रीज उनके बीच डिस्प्यूट है। तो ये जो रेड लाइन है, ये चाइना की लाइन है, जो वो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझती है कि ये पूरे वाटर्स पे उनका एक्सक्लूसिव राइट है। तो इसको 9 लाइन भी कहते हैं। तो ये सारे आइलैंड्स जो है वो उनको क्लेम करती है, तो उनकी वजह से ये वाटर जॉइनिंग वाटर्स भी वो अपने आप को एलोकेट करती है। तो वियतनाम है, उनकी ये ब्लू लाइन देख सकते हैं आप। मलेशिया अनदर कंट्री शोन बाय येलो लाइन, ये वो अपना EEZ क्लेम करते हैं। पर्पल लाइन फिलीपींस की है। तो ये सारे जो मेजर आइलैंड्स भी है, पैरासिल आइलैंड्स, पार्टली आइलैंड्स, कार्बोरो आइलैंड्स, ये मेजर आइलैंड्स है जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है। इवन स्पार्टली आइलैंड्स ऑयल रिच आइलैंड्स है, तो ऑफकोर्स रिसोर्स रिच है, इसीलिए ये डिस्प्यूट में है। और ये मेजर सीवेज है, ट्रेड रूट्स है, ये स्ट्रैटेजिक सी लेन्स है, तो इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये डिस्प्यूट में है। तो यही है आज के न्यूज आइटम्स। आप इसका पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से asia.com। इसकी लिंक भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो के। थैंक यू सो मच।